नमस्कार। एस क्यूब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम एक बार फिर बहुत अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से विज्ञान और तकनीक हमारी मदद कर रहा है इस कोरोना महामारी से, कोरोना पेंडेमिक से लड़ने में। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूर्णिमा जी। मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज आप कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा विषय है जिसके बारे में सभी बहुत उत्सुक हैं। तो हम कैसे इसको शुरू करें? जी, प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारी मदद किस तरह कर रहा है इस पेंडेमिक से लड़ने में, और क्या हमारे पास वो पूरे रिसोर्सेज मौजूद हैं या हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है इस महामारी से लड़ने में। और हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो किस तरह से युद्ध स्तर पर हर लेवल पर इससे लड़ने में लगे हुए हैं। चाहे डायग्नोस्टिक की बात हो, चाहे टेस्ट किट्स की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे ट्रीटमेंट की बात हो, फार्मा की बात हो, वैक्सीन की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो। इन सब पहलुओं पर हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं हमें विस्तार से। ये बहुत अच्छा है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत अहम महत्व है। इसके पहले कि हम साइंस टेक्नोलॉजी की चर्चा करें, कुछ मैं चार पांच मोटी मोटी बातें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अब हम काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये कहना है कि क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है, अभी हमारे पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो इस कारण इसका हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। हालांकि वैक्सीन और थेरेपी जिसको उपचार है, उस पे बहुत जोर शोर से पूरी दुनिया के अंदर काम चल रहा है पिछले 2 महीनों से। और अब भारत में भी बहुत तेजी पकड़ ली है इस कार्य ने, जो जिस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें किस तरह से इसका ट्रांसमिशन वायरस का हमें बंद करने के लिए क्या करना है। तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये मास्क जो कि सर्जिकल मास्क कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि जबकि आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हों। ऐसे जो घर पे बने हुए मास्क हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। और मैंने देखा कि बच्चे के लिए ऐसा मास्क बना है जिस पे मिकी माउस बना हो, तो वो बहुत उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर उसको पहनेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी जब बाहर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं। दूसरी चीज़, जो हाइजीन है, हाथों को धोना और जी। सरफेसेस को टच नहीं करना, ये बहुत अहम है। उसके अलावा लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना फिजिकल लोगों की मीटिंग के हो सकती हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। तो साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा सारी मिनिस्ट्रीज का कार्य अब बिना पेपर के चल रहा है। नए हमारे मिनिस्ट्री में एक पेपर आता है, नए एक मिनिस्ट्री से पेपर जाता है। सभी कार्य इस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा अब संभव हैं। करीब करीब हमने पिछले 1 महीने में 100 मीटिंग ली, जिसमें 10 लोगों से लेकर 100 लोगों तक की मीटिंग थी। वो सब बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ये सब मीटिंग हो पाई। चाहे आप फिजिकली करें, चाहे इस तरह से करें। तो अब इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा जो युग आ रहा है, उसमें बहुत सारे कार्य बिना लोगों से हाथ मिलाए किए जा सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे को और क्या चाहिए? देखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, स्ट्रेस को कम करें, लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा और जो लॉकडाउन है, हमारा लॉकडाउन भी बहुत प्रभावशाली रहा है। वो भी साइंस के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि मॉडलिंग के द्वारा ये पता चलता है कि हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है इससे डील करने के लिए। कितने समय रखना चाहिए, कितना खोलना चाहिए,
किस सेक्टर को खोलना चाहिए, ये सब साइंस के द्वारा प्रिडिक्ट किया जाता है। तो अभी जो हमारा लॉकडाउन हुआ था, चल रहा है, वो बहुत प्रभावशाली रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो जी अभी जो संख्या है उससे बहुत बहुत गुनी ज़्यादा होती, हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। तो ये इन सब में साइंस का महत्व है। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट में अभी कार्य हो रहे हैं। जो वैक्सीन की ट्रायल हैं वो भी शुरू हो रही हैं, कुछ शुरू हो गई, कुछ शुरू होने वाली हैं। ग्लोबल जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही हैं उसमें भी भारत की भागीदारी है। और जो थेरेपीज हैं उसके बारे में कार्य चल रहा है। तो ऐसा है कि जो थेरेपी और वैक्सीन होती हैं उनमें कुछ समय लगता है, न केवल इंडिया में, लेकिन किसी भी देश को आप ले लें, चाहे उसको विकसित कहें या विकासशील कहें, ऐसा कोई नहीं है कि ओवरनाइट किसी मैजिक की छड़ी से वो चीज़ें बन जाएं। वो बनेंगी जरूर और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, पर जब तक वो उभर के नहीं आती तब तक हम अगर इन चीज़ों के द्वारा इसको मैनेज करें, वायरस को, तो इसमें बहुत प्रभावशाली चल रहा है। तो जी जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा वेंटिलेटर है, एक मैं एग्जांपल लूं, तो करीब हो सकता है 4-5% लोगों के अंदर आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। हालांकि अभी भारत में बहुत सारे केस उभर कर नहीं आए हैं और इस बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है कि भारत में इसका प्रकोप इतना क्यों नहीं बढ़ा। अभी अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, काफ़ी ग्लोबल रिपोर्ट आ रही हैं, उसमें कहा है कि टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसा भी कहा है कि सनलाइट के द्वारा इस पे प्रभाव पड़ता है। तो और हमारी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीयों में इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ चढ़ कर है और लोगों से, तो हो सकता है कि इन सब का हमें फ़ायदा मिल रहा हो। लेकिन इसके बारे में हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हालांकि सनलाइट काफ़ी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में अंदर, रूम के अंदर जाता इंडोर्स फैलता है। है, इंडोर्स में फैलता है, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो बढ़ता नहीं है। तो ये सब समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वेंटिलेटर्स का मैं उदाहरण दे रहा था। जो अभी आईसीयू में वेंटिलेटर काम में लाए जाते हैं, वो उच्च तकनीकी द्वारा बनते हैं, पर उनके लिए हरदम एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विस है। पर कई लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होती, उनको ऐसा चाहिए कि घर पर भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, कुछ सपोर्ट चाहिए तो अवेलेबल हो। तो अब ऐसे वेंटिलेटर बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं भारत में, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर, कि उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। जो वेंटिलेटर आजकल इम्पोर्टेड 6-8 लाख के, 10 लाख के आते थे, उनका मॉडल घट करके 2-3 लाख में बन सकता है। और ऐसे वेंटिलेटर भी हैं जो 10,000 रुपए की लागत से ही बन सकें, और उनके लिए हरदम किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैंने एक ऐसा वेंटिलेटर मॉडल देखा जिसमें एक डॉक्टर 10 वेंटिलेटर को मॉनिटर कर सकता है एक जगह बैठे हुए। ऐसे ही टेली मेडिसिन का बहुत महत्व है। जैसे आपने चेस्ट की एक्सरे भेज दी कहीं से लेकर, तो डॉक्टर उसमें देख सकता है कि इसके अंदर, लंग्स के अंदर इसके सिम्टम हैं या नहीं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डॉक्टर के बिना भी संभव है, वो सब हो रहा है कार्य इस तरह से। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अहम महत्व है, खासतौर पे इस बीमारी से डील करने में और पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल है। तो इसका महत्व बहुत तरीकों से है। एक तो देखिए, जो प्रिडिक्शन करते हैं, मॉडल्स हैं, उनको बोलते हैं कि आगे क्या होना जा रहा है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोई मॉडल बहुत सक्सेसफुल नहीं पाया गया, मतलब पूरा पक्का जिस पे विश्वास किया जाए। अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रिडिक्शन करते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो वायरस है, इसके बारे में कई चीज़ें हमें पता नहीं है अभी भी, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसमें सिम्टम कितनी देर बाद आएंगे या नहीं आएंगे। एक बार वायरस चला जाएगा, उसके बाद कितने समय तक आप की एंटीबॉडीज वहाँ पे रहेंगी टेस्ट के अंदर। इसका ये किन किन चीज़ों पे प्रभाव डालता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे लंग्स हैं, ब्लड सेल हैं, तो अलग अलग इसके ऊपर शोध अभी बहुत आपने बताया कि मिस्टीरियस नेचर है इस वायरस की। मिस्टीरियस है, इसी कारण से बहुत देर भी हुई।
मतलब ग्लोबली हमारे इंडिया में तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आई तो बहुत त्वरित रूप से एक्शन इसके ऊपर चालू हो गया। इतना तेज एक्शन, इतना गहन एक्शन किसी और कंट्री ने भी नहीं लिया। कि लॉकडाउन और इस तरह की जो चीज़ें हमने और मास्क वगैरह के लगाए। तो इसमें टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, बहुत महत्व है। उसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, कुछ डीप लर्निंग कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक्स में उसका महत्व है, पता करना इसके सिम्टम्स, इसकी मॉडलिंग। प्रेजेंस। डायग्नोस्टिक्स में है इसका महत्व, मॉडलिंग में इसका बहुत महत्व है। उसके अलावा जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका बहुत महत्व है। तो वो सब कार्य चल रहा है। हमने एक नेटवर्क बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का पूरे कंट्री जी। के अंदर। तो उन्होंने पूरी अपनी प्रॉब्लम्स डिफाइन की हैं कि हम इस चीज़ों पे कार्य करेंगे समयबद्ध हिसाब से। क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि वो मतलब जो रिसर्च है या शोध है वो 6 महीने चले, 1 साल चले, 3 साल चले, उस तरह से नहीं है। अब जो हमारा शोध है वो बिल्कुल समय के हिसाब से है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला। और हमारे जो टारगेट हैं वो बहुत फिक्स्ड हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, ये बनाना है। इसी तरह से एक नया टेस्ट भी निकाला गया है सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर। ये टेस्ट जो है वो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम ने निकाला है। तो इस टेस्ट की ये विशेषता है, आपने सुना होगा कि अभी टेस्ट होता है वो पीसीआर जी। मशीन के द्वारा होता है। पीसीआर मशीन की लागत करीब 20 लाख रुपए होती है, और ज़्यादा भी हो सकती है, और बहुत कम जगह पे उपलब्ध है। उसको चलाने के लिए जानकार लोगों की जरूरत होती है, और टेस्ट करने के अंदर 2.5 घंटा लग जाता है। तो ये जो नया टेस्ट निकाला गया है उसमें इसकी कीमत हो सकता है कि करीब करीब 5 गुनी कम हो जाएगी, और मशीन की कीमत तो करीब 10 गुनी कम हो जाएगी। जी। और जो स्पीड है टेस्ट की वो बजाय 2.5 घंटे के 10 मिनट लगाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत व्यापक पैमाने पर इसकी जो टेस्टिंग है वायरस की वो बढ़ सकती है हर जगह, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको फैलने की संभावना है। तो हर फ्रंटियर पे भारत जी। में जी कार्य चल रहा है, चाहे वो बिल्कुल सर। तो ये जो मशीन है काफी ज्यादा टेस्ट कर सकती है पीसीआर टेस्टिंग किट की तुलना में, और इसका कीमत भी कम है। तो आईसीएमआर या एनआईवी से अप्रूवल के बाद आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कब से इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और डायग्नोस कितने टेस्ट के। एक दिन में हो सकते हैं, कितनी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हो पाएंगी? हाँ, तो इसका ये है कि अभी हम ये नहीं चाहते थे कि इस मशीन को जब तक बहुत बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग ना हो जाए उसको मार्केट में उतारें। जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे, कुछ टेस्ट थे तो कुछ फेल जी होते हैं, तो कुछ रिकॉल बिल्कुल। होते हैं। टोटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी बिल्कुल टेस्ट हो। एक्यूरेसी जो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात होती है। बिल्कुल गोल्ड स्टैंड, चाहे 3 दिन और उसमें एक्स्ट्रा लग जाएं। तो अभी हमने कहा है कि 500 नए टेस्ट, जिनको डबल ब्लाइंड कहते हैं, उसके बारे में पता नहीं ये सैंपल कौन सा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उनको ऑपरेटर्स को भी नहीं पता। तो इसकी एक तकनीक होती है। तो 500 टेस्ट नए, पहले 100 टेस्ट किए गए थे और वो पूरे सही सही पाए गए 100%। अब ये जी। बड़े स्तर पे 500 टेस्ट करके और फिर आईसीएमआर इसको अप्रूवल देगा। उसके बाद इस मशीन का बहुत जल्दी ही मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। तो मई के महीने के एंड तक हमारा लक्ष्य है कि करीब 500 मशीन अवेलेबल हो जाएं। 500 मशीन का मतलब ये है कि हर मशीन करीब 1000 टेस्ट दिन में कर सकती है। तो मतलब एक दिन में 5 लाख टेस्ट सिर्फ ये मशीन, इन एडिशन टू पीसीआर मशीन, इसको कर पाएंगी। एंड बाय एंड ऑफ जून हमारे पास 1000 और मशीन आ जाएंगी। तो करीब लक्ष्य है कि अगले 2 महीनों में 1500 नई मशीन लगाई जाए। उसका मतलब है, जब मैंने आपको कहा 500 मशीन का मतलब 5 लाख टेस्ट पर डे। तो इससे मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अच्छी एक्यूरेट टेस्टिंग के अंदर। तो ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण है हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो बिल्कुल पूरी बहुत बड़ी दुनिया, बात है जी, पूरी अपने दुनिया आप में। में, और अलग है। दुनिया भर में ये शायद भारत में पहली बार हुआ है कि इतनी एक्यूरेसी
और इतनी क्वांटिटी में एक दिन में टेस्ट हो पाएंगे इस मशीन के जरिए, जो ऐसा आप बता रहे हैं कि एक दिन में एक मशीन से 1000 और 500 से 5 लाख, तो अगर 1500 होंगी तो उसी हिसाब से आपके 15 लाख टेस्ट एक दिन में हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये है। उसके अलावा इसी तरह डायग्नोस्टिक्स में आईआईटी दिल्ली ने एक नया किट निकाला है पीसीआर मशीन के लिए, जी जो आप जानते हैं कि दूसरी तरह की जिससे भी टेस्टिंग चल रही है। तो वो जी किट जो अपन इंपोर्ट करते हैं बनाते हैं उसकी तुलना में उसकी कीमत बहुत कम आने की संभावना है। तो इस तरह के कार्य चल रहे हैं। सीएसआईआर के लोग एक नई टेक्निक पे कार्य कर रहे हैं जिसको क्रिस्पर आधारित है, एक नई तकनीकी है। उसके द्वारा भी बहुत जल्दी टेस्ट बहुत कम लागत के अंदर होने की संभावना है। तो ऐसा है कि साइंस में सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं होता, बहुत जी सारे अलग बिल्कुल। अलग सोल्यूशन होते हैं, वो सब compete करते हैं और फिर जो सबसे बढ़िया उसके अंदर होगा वो उभर के आएगा। इसी सर तरह इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आईआईटीज जो हैं भारत में, वो बड़े पैमाने पर सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं, डायग्नोस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेस्ट किट्स, और तो हमारी साइंटिफिक बॉडी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलके इस दिशा में काफी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम इस महामारी से लड़ पाए। बेशक कार्य हर जगह हो रहा है। उसको कहते हैं आर&डी लैब हो, आईआईटी हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी मिलके कार्य कर रहे हैं इसके अंदर। और इसमें अभी हमारे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी नई स्कीम चलाई है जिससे कि इनको सपोर्ट किया जाए। तो कार्य चाहे कहीं भी हो रहा हो वो अच्छा कार्य है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर, वो हम सपोर्ट उनको देते हैं। जी तो जैसे कि आपको बताएं, अच्छा इसमें स्टार्टअप का भी उभर के बहुत सारा योगदान है। जी उनका जो रोल है वो बहुत तेजी से उभर के आया है। तो हमने मैपिंग की सारे स्टार्टअप्स की, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनको बहुत जल्दी बाजार में उतारा जा सकता है। तो हमने पाए करीब ऐसे 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप जो अभी करीब करीब तैयार हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। चाहे वो प्रोडक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड टू वेंटिलेटर, लो कॉस्ट वेंटिलेटर फॉर होम यूज़ हों, इस जी तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने उन स्टार्टअप्स को भी चुन चुन कर उनको मदद दे रहे हैं। और इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि वो इंडस्ट्री चाहती हैं कि अभी हम मान लो 1000 किट बना पा रहे हैं रोज़, लेकिन हमें बनाने हैं 10,000 किट रोज़। तो उसको स्केल अप करने के लिए उनको जो संसाधन चाहिए, कैश की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, वो भी हम सब दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका, माई लैब इन पुणे, तो वो पीसीआर की किट बनाती हैं। तो उनकी क्षमता 5 गुनी बढ़ जाएगी, जो हमने उनको सपोर्ट किया है उस कारण। इसी तरह से दूसरा एक इसमें यह है कि हमें इसमें बेसिक रिसर्च की भी ज़रूरत है। हम देखना होगा कि इस वायरस का बिहेवियर क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, इसको रोकथाम के क्या उपाय होंगे। तो जो बेसिक रिसर्च है उसको तो हम सपोर्ट करते ही हैं। तो जी लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वो चालू हो गए हैं। तो इसमें इसका स्पीड का बहुत महत्व है। जो चीज़ पहले 2-3 महीने लेती थी, अब हम 2 हफ्ते के अंदर उसको शुरू करने में सक्षम हैं। और इसी तरह से हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो भी इसको समझ गई है कि बहुत धीरे धीरे कार्य नहीं हो सकता इन चीज़ों के अंदर, और ये बहुत डायरेक्शन के साथ कार्य हो रहा है, मिलजुल के कार्य हो रहा है। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये एक मॉडल बन सकता है हमारे भविष्य के लिए, कि किस तरह से हमारा साइंस बहुत उपयोगी बन सकता है। तो हम प्रॉब्लम डिफाइन करें और हम मिलजुल के कार्य करें, हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग करें, जी पारदर्शिता के साथ, शेयरिंग के साथ, बिल्कुल। कोलैबोरेशन के साथ, बजाय कि कंपटीशन के साथ। हम ऐसा करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जी तो सर इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी कोलैबोरेशन होगा, भारत में भी अन्य मंत्रालयों के साथ भी और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलजुल कर आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, मदद मिल रही है, और भारत में भी मंत्रालय आपस में मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं इस समस्या के समाधान में? मंत्रालय सभी साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देखें, कमेटीज हैं 11 होम मिनिस्ट्री की, तो वो हर जी तरह के कोऑर्डिनेशन, हर तरह की, मान लो आपको इसकी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की हो चाहे लॉजिस्टिक्स हो,
वो सब के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो ये कमेटीज में सभी मिनिस्ट्री के लोग हैं, जिससे अपनी अपनी समस्या लाके वहाँ पे समाधान किया जा सके। इसी तरह से नीति आयोग, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस, इसी तरह से डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी एंड आईसीएमआर, हर स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किस तरह राष्ट्रीय से दूसरे देशों और संस्थाओं से? शुरू हो गया है कार्य। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ा वैक्सीन के ट्रायल का ग्रुप बना है, उसके अंदर भारत की भागीदारी है। उसके अलावा हमने अभी अभी एक एक कॉल दी है यूएस के साथ। तो यूएस के साइंटिस्ट और हमारे साइंटिस्ट उसमें मिलके कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से एक कॉल जापान के साथ है। इसी तरह से एक कॉल फ्रांस के साथ शुरू हो गई है। और भी देश हैं जिनके साथ ये कार्य आगे बढ़ेगा, पर अभी ये 3 देशों के साथ कार्य शुरू हो गया है। तो इसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर, क्योंकि हम उनके अनुभव से सीख सकते हैं, हम उनके जो डेटा है उससे सीख सकते हैं अगर हम डेटा का आदान प्रदान करें। जी एक कारण ये था क्योंकि शुरू में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल नहीं थी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कारण, इसके कारण हमें बहुत हानि भुगतनी पड़ी। तो हम सबको अब समझ में आ गया है, सभी देशों जी को, कि साथ साथ कार्य करने से उन सभी की अच्छाई है। जी तो सर, आपने वैक्सीन की बात की। वैक्सीन पर मैं जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कितनी उम्मीद लगाएं, या भारत में कि इसकी वैक्सीन या दवा आ जाएगी, और क्या उसमें लंबा समय लग सकता है? देखिए, इसके बारे में कोई भी बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी किसी भी पूरी दुनिया के अंदर। और अभी बहुत सी ट्रायल शुरू हो गई हैं, करीब करीब 8 से 10 ट्रायल जो बड़े स्केल पे हैं जी वो जी चल रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी कैलेंडर ईयर के अंदर उसके परिणाम आने की संभावना है। उसमें ऐसा है कि अगर एक ट्रायल अच्छी नहीं भी रही तो दूसरी होगी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं वैक्सीन डेवलप करने के। तो अलग अलग तरह से लोग कार्य कर रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि जी सॉरी, वो जी मेरा क्या कहते हैं ना, वो गले में खराश है। वायरस के कारण नहीं है, पर इससे कारण है। तो तो इसके अंदर हमें बहुत पॉजिटिव रहना है। जी देखिए, सर, बिल्कुल पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और जो भी कार्य संभव हैं वो पूरे हो रहे हैं, राइट। तो जैसा कि गीता में कहा गया है कि हमारा कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल पे उतना अधिकार नहीं है। लेकिन फल इसमें जरूर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है। और न केवल भारत में, क्योंकि वैक्सीन वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो पूरी ग्लोबल होती हैं। हो सकता है कि दूसरा कंट्री पहले वहाँ पहुँचे, ठीक है, कोई बात। फार्मा जी सर, फार्मा इंडस्ट्री में या दवा के तौर पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं, किस तरह से उन्हें विकसित किया जाए जो इस पर असर कर सकती हैं, इस वायरस पर। क्योंकि अभी भी इस वायरस की जो प्रकृति है वो बहुत मिस्टीरियस है, उसको भी समझने में वैज्ञानिकों को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हमारे डॉक्टर्स को समय लग रहा है, क्योंकि ये रूप भी बदल रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो जो दवा के तौर पे कौन सी दवा इफेक्टिव होगी, क्या नई दवा विकसित करनी होगी, किस तरह की कॉन्टेम्पलेशंस चल रहे हैं? नई दवा को विकसित करने पे पूरी तेजी से कार्य चल रहा है। उसमें भी समय लगता है, क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट, उसमें वैक्सीन डेवलपमेंट से भी ज़्यादा समय लग सकता है। जी उसके अलावा अभी क्या चल रहा है कि हम रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स पे ज़्यादा ध्यान है। मतलब कि ऐसा पाया गया है कि भाई मलेरिया की ड्रग जो इफ़ेक्टिव थी, बिल्कुल। हो सकता है वर्म्स की जो इफ़ेक्टिव थी। कुछ कहते हैं कि भांति भांति की कंडीशंस में और पुराने वायरसेस में कोरोना वायरस फैमिली के अंदर जो चीज़ें वो उपयुक्त पाई गई थी, इन सबको मिला जुला करके उनकी टेस्टिंग काफ़ी जगह चल रही है। तो ये खाली इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिला दिया, कुछ भी टेस्टिंग कर दी। इसमें साइंस होता है। उसका साइंस, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है कि इन दवाओं का स्ट्रक्चर क्या है,
वो किस तरह के रिसेप्टर्स के को इफेक्ट करती हैं। तो इसमें देर आर गुड गैसेस, मतलब जी कि ये कुछ उस पर आधारित है कि कोई उसका लॉजिक है। उस लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए कि इन दवाओं की टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई हैं। ऐसे ही जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, तो प्लाज्मा थेरेपी फॉर मोर क्रिटिकल पेशेंट्स हो सकता है कि वो कुछ लाभकारी सिद्ध हो। आपने अभी पढ़ा होगा, हम सब ने देखा कि दिल्ली में एक ट्रायल चल रही जी है, बिल्कुल। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी आए हैं। पर इन सब चीज़ों के अंदर ऐसा है कि जब तक वो पूरी तरह से पक्की तरह से प्रूव ना हो जाए, तब तक उनको लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता। तो इसमें जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, उसमें देखना होगा कि किस स्टेज पे ये प्रभावकारी होगा। अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, अगर बहुत देर हो गई तो फिर प्रभावकारी नहीं होगा। तो कैसे आपको पता चले कि इस आदमी को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, उसको नहीं है, राइट? तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़े अनुभव जी की जरूरत होती है, और वो बिल्कुल। अनुभव तब आता है कि जब हम इसको टेस्ट करें बहुत सारे लोगों के अंदर। जी, तो इस तरह की चल रही है अभी। जिस तरह शुरुआत में भी रहा और हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि इस वायरस की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत देर से आई। 17 नवंबर को ये वायरस सरफेस हुआ था हुबेई प्रांत में, चाइना में, और उसके बाद आपका नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी में हम 30 जनवरी को आके डब्ल्यूएचओ जागता है और बताता है कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। फिर फरवरी माह भी निकल जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च में आके आप इसको कहते हैं कि नहीं, ये एक पैंडेमिक है, एक महामारी है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो अब आपको संभलना होगा। तो 4 महीने बिताने के बाद हमारे वैज्ञानिकों और हमारे डॉक्टरों, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत कम समय छोड़ा गया। अदरवाइज शायद ये इस समय का इस्तेमाल तैयारियों में लग सकता था, बचाव में लग सकता था, शायद उतनी क्षति ना पहुंचती जितनी दुनिया को अब नुकसान पहुंच गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मास्क का उपयोग करना है, ये भी बहुत समय बाद पता चला, क्योंकि जी, पहले लोग कह रहे थे कि ये व्यक्तियों ह्यूमन द्वारा टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा ये भी नहीं पता था। कैसे ट्रांसमिशन होता जी। है। पहले लोग कह रहे थे कि सिर्फ ये सरफेस से होता है, आपने किसी चीज़ को टच किया तो उससे आ जाएगा। तो ये बात सही है कि ये बॉन्ड है, ये भी नहीं पता चला, इतना देर से पता चला। राइट। पर देखिए ऐसा है कि देखिए, जब जागो तभी सवेरा। जी तो वो सवेरा अब हो चुका है। अब इसके बारे में कोई संशय नहीं है कि इसका इसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं और वो सफल होंगे। जी। सर, आपने जिस तरह चर्चा की कि हमारे देश में चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, आत्मनिर्भरता की जरूरत है, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, शायद ग्लोबलाइजेशन में कुछ हद तक हमें एक इंफॉर्मेशन लेवल पर सपोर्ट मिल जाए, डेटा का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन जो जो काम होना चाहिए भारत में, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए साइंस पर, तकनीक पर, उसको अब बड़े स्केल पर, लार्जर स्केल पर लाने की जरूरत है। कमर्शलाइजेशन बहुत होना जरूरी है तकनीक का, हमारी इनोवेशंस का, प्रौद्योगिकी का, और जिस तरह लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो निर्भरता है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी वैज्ञानिकों की जो मेहनत है उसको हम आगे बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें, और हमारी जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में, ना सिर्फ मेडिकल हेल्थ की फील्ड में, बल्कि हम तकनीक का और साइंस का सहारा लेके बाकी क्षेत्रों में भी खुद को इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पर फोकस लाएं। क्या ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऐसा है कि हमारी जो विज्ञान है, तकनीकी है, जी उसमें बहुत कमी नहीं है। तो उसमें जैसा कि अभी सिद्ध हुआ, उसमें बहुत अच्छा है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात कही, जी हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री को भी अब नॉलेज सेंटर्ड इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है। मतलब बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कॉपीइंग और इम्पोर्ट। तो ये जब इन दोनों के बीच में संबंध बनेगा हमारे साइंस और हमारी इंडस्ट्री जब मिलके कार्य करेगी, तो बहुत कुछ संभव है और वो कुछ हो रहा है। अब इस बारे में ये एक हमारा ये भी एक चीज़ सीखी है इससे हमने, कि इंडस्ट्री और साइंटिस्ट कैसे मिलके कार्य करें।
क्योंकि उन दोनों के अब उद्देश्य एक ही हैं। तो जब उनका एक उद्देश्य एक हो जाता है तो वो दोनों मिलके कार्य करेंगे, और वो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जी बिल्कुल, तो दोनों मिलके साइंस, औद्योगिकी और जो हमारी इंडस्ट्री है वो मिलकर काम करें और इस दिशा में आगे बढ़े कि किस तरह से समाधान ढूंढे जाएं इस महामारी के। और लगातार वो मिलकर काम कर रही है। न सिर्फ कमर्शलाइजेशन की बहुत जरूरत है, वो शायद हम कहीं ना कहीं लंबे समय से ये देखते हैं कि वो कभी मिसिंग होता है। क्यों हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करें जब हमारे पास तकनीक मौजूद है, जब हमारे साइंटिस्ट मेहनत करने में लगे हैं, तो उसी तकनीक को कमर्शलाइज किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए मास स्केल पर। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मार्केट रियलिटी पे डिपेंड करती हैं। जी चाहे आप किसी चीज को बना सकें, पर आपको ऐसे बनाना है कि वो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, बिल्कुल। बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो इसके लिए एक कल्चर की जरूरत होती है जो हमारी इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें वो है, लेकिन उसको ये लिंक करना कि हमारी जो नॉलेज है उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक होना, और इंडस्ट्री को ये समझना कि हमें ये नॉलेज की ज़रूरत है, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, उस बारे में अब कार्य हो रहा है। तो जब हमें पता है हमारी ज़रूरत क्या है और उसकी नॉलेज अवेलेबल है, तो कंपनी बनाना शुरू कर देती हैं। जैसा कि इस किट का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं जो अभी उभर कर आ रहे हैं। तो इस तरह से उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को ये पता हो कि हमें ये चीज़ है जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, जी और अगर हम उसको खुद बना सकें, जो कि विद नॉलेज इट इज़ ग्लोबली कम्पिटिटिव, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमें इसका आदी नहीं हो जाना चाहिए कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो हमें अपना बेस बढ़ाने के लिए इसकी कल्चर की ज़रूरत है, कि हम सक्षम हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। सी, अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स होगा तो वो आर&डी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आर&डी में रिस्क लेना ज़रूरी है। हर चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती। हर चीज़ ये भी है कि सफल हो, ये भी ऐसा संभव नहीं है। तो बाकी लोगों ने दुनिया में जो किया है, रिस्क लेके किया है, और ओवरनाइट नहीं किया। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें बन रही हैं उनमें 10 साल लग गए हों, राइट? तो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू पुश अहेड। तो वो बेसिकली इट्स अ कल्चर, एंड आई थिंक इट इज़ हैपनिंग। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि हम जी हर चीज़ को बनाएं भारत के अंदर। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत तेजी से आनी चाहिए। उसमें स्टार्टअप भी अपना कुछ योगदान कर रहे हैं। तो ये जो आज के स्टार्टअप हैं वो कल की इंडस्ट्री बनेंगी, और वो जी नॉलेज पे बेस्ड हैं। तो दे आर ऑन द कटिंग एज ऑफ नॉलेज। जी। तो 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 मेरा ख्याल जी है कि इस बारे में हमने कुछ सीखा है वायरस के द्वारा भी। तो हर चीज़ जिससे हमें थोड़ी क्षति होती है, हर चीज़ जिससे हमें अपना बदलना पड़ता है अपने आप को, उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो हमने जो लेसन इससे सीखे हैं वो आगे जाकर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और उनको अगर हम यूज़ करते रहें बाद में भी, तो बहुत अच्छा होगा। जैसा मैंने कहा कि अभी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, उनको इस तरह से किया जा सकता है। उसे जी समझिए आप, कितना समय बचेगा, कितना पैसा बचेगा, उसी को हम उपयोग करें और चीज़ों के लिए, तो बहुत जी आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। जी। सर, जिस तरह आपने बताया कि जो प्रौद्योगिकी है उससे कितनी मदद मिल रही है और जो स्टार्टअप है वो इंडस्ट्री बनेगी, जाहिर तौर पर अगर हमारी पॉलिसीज जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड होंगी, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो उनकी, और फिर उनका कमर्शलाइजेशन हो, हम आत्मनिर्भर हो मेडिकल डिवाइसेस के मामले में और बाकी सारी चीजों के मामले में जिन्हें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ लोगों में रोजगार बढ़ेगा, इससे एक जो बहुत बड़ी चीज है अगर एक स्टार्टअप एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होता है। या फिर अगर हम बात करें कि जिस तरह से स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है, उनकी मदद से भी जो है ये सैनिटाइजर की बात हो, हैंड वॉश की बात हो, फेस शील्ड, फेस मास्क की बात हो, तो
हर तरह से सपोर्ट लेके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मैन पावर को एंगेज करके आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हम अपने यहाँ सेल्फ सफिशिएंट होते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के मामले में और कमर्शलाइजेशन के मामले में, उनके इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स पर हम फोकस करते हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी, और जो टैलेंट है वो इस तरफ भी, जब हमारी अचीवमेंट उपलब्धियां दे रहेगा इस क्षेत्र में, तो हमारे युवा भी इस इंडस्ट्री की तरफ, इस फील्ड की तरफ, इस सेक्टर की तरफ आगे आएंगे, उनका झुकाव बढ़ेगा और जाहिर तौर पर इसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हो भी रहा है। असल में पिछले कुछ सालों के अंदर इस पे बहुत फोकस रहा है। बहुत तरह की पॉलिसीज़ के द्वारा इसको बढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिले। और उसके परिणाम अभी आने शुरू हुए हैं और आगे जाकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अभी पूरी ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि सभी देश अपना अपना ये देख रहे हैं कि कैसे उनकी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाया जाए। तो ये, हालांकि ये सिर्फ इंडिया की समस्या ही नहीं है, हमारे यहाँ तो फिर भी अभी तक कुछ जो है इम्पैक्ट और लोगों की तुलना में कम रहा है। तो इसके अंदर बेशक पूरी तरह से इसके अंदर कार्य किया जा रहा है और चलता रहेगा कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इसको किस तरह से परिवर्तित किया जाए हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ में। जैसा आपने कहा, एनजीओज का बहुत महत्व है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, बट उसको जनता तक पहुंचाना, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, दूर दराज क्षेत्रों में उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। उनको कैसे अच्छा मास्क बनाया जाए उसकी ज़रूरत है, बांटा भी जाए, कैसे डिसइंफेक्टेंट बनाए जाएं, किस तरह से रहा जाए, इन सब की ज़रूरत है। वो एनजीओज के द्वारा संभव है। और इनफैक्ट हमने वो भी शुरू कर दिया था करीब 2 हफ्ते पहले। तो अभी ऑलरेडी करीब उनका वो है 5 लाख मास्क बनाना, ऐसे काफ़ी सारे उनके लक्ष्य हैं जो वो बहुत तेज़ी से पूरा कर रहे हैं। बट इवन मास्क के अलावा और डिसइंफेक्टेंट और ये छोटी मोटी चीज़ों के अलावा इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। जी क्योंकि मास्क लोग घर पे ही बना सकते हैं अगर कोई उनको नहीं भी बांटे तो, या आसपास के पड़ोस में बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन जब तक उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कितना महत्व है इस चीज़ का, तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जी क्योंकि ये जो समस्या है वायरस की, वो बहुआयामी समस्या है, जिसको मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, इसके हर पहलू पे हमें ध्यान देना होगा। चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट एट होम हो, चाहे मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल हो, जैसे कि फिर उसके जो थेरेपी है, वो चल रही है, वैक्सीन है वो चल रहा है, और ऐसे ही लोगों तक संदेश पहुंचाना। तो ये सारे बहुत सारे पहलू हैं इसके, जिसमें किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हर चीज़ को ध्यान रखा जाए, जिससे कि कोई भी कमी या कोई भी वीकनेस इस कड़ी में नहीं रहे। उसी तरह जी से मतलब उस फिलॉसफी पे कार्य चल रहा है। जी। तो जिस तरह आपने कहा कि हर कड़ी पे काम करने की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल है ये, मल्टी डिसिप्लिनरी है इसमें अप्रोच हमारी लाना, और जिस तरह आपने बहुत सारी पहलुओं पर बताया, तो साइंस कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है, खासतौर पे ऐसे समय में लोगों तक जानकारी, पब्लिक कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। और जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो किस तरह से इस समस्या पर काम कर रहे हैं, ये आम लोगों तक जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है। और खासतौर पे इसीलिए हमने आज सोचा कि इस विषय पर हिंदी में बात की जाए, ताकि हमारे हिंदी भाषी लोगों तक विज्ञान जो है अंग्रेजी तक सिमटा रह जाता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी बेल्ट तक भी ये पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें हिंदी में चर्चा करें और बातचीत करें। तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं ये इस कहना चाहूँगा, वायरस। हिंदी जो भी रीजनल लैंग्वेज है अपनी, जी क्योंकि भारत में सभी को महत्व दिया गया है, बिल्कुल। सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो इसीलिए एनजीओज बहुत प्रभावकारी होते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, लेकिन वहाँ मराठी की भी जरूरत है, बंगाली की भी जरूरत है, तमिल की भी जरूरत है, सब चीज़ों की जरूरत है।
तो इसलिए हमें उन्हीं के द्वारा कार्य करना होगा जो अपने लोगों को जानते हो, जो अपनी लैंग्वेज जानते हो, जो अपनी समस्याएं जानते हो, ग्रास रूट्स। तो इसी कारण ये इनका ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस का साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत जरूरी है। जी जी, तो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत जरूरी है। और अंत में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, हमें अलर्ट कर दिया, हमें चेता दिया है, हमें ये बता दिया है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब हमारे दुनिया से एकदम लिंक है वो कट जाए, और अब हमें खुद पर ही निर्भर रहना होगा, अपने से ही जो है वो सोल्यूशन लाने होंगे, जो समाधान है हम हमें अपने ही देश में ढूंढने होंगे। और इसके अलावा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी पर, ये आप ही हमें बताएं। क्या असर डाला इसने, क्या नई दिशा दी साइंस और टेक्नोलॉजी को, क्या हमें ये बताया कि हमें इस समय अपनी जो जो फोकस है उसको दोबारा से रीओरिएंट करने की जरूरत है। देखिए, पूरी लाइफ ही अब रीओरिएंट हो रही है, तो हम्म। उससे साइंस टेक्नोलॉजी भी अछूती नहीं रह सकती। जैसे कई लोग कहते हैं कि अब वापस नॉर्मल कब आएगा समय, ये किसी को नहीं पता। और नॉर्मल होता भी क्या है, क्योंकि अगर बदल जाती हैं सिचुएशन, तो उसी हिसाब से नया नॉर्मल हो जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नया नॉर्मल है, उसके अंदर ये सभी चीजें सम्मिलित होंगी कि मिलके कार्य करना, कोऑपरेशन मॉडल हो रादर देन कंपटीशन। क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो सब लोगों के मिलजुल के कार्य होती है, खाली एक तरह का साइंटिस्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आपने कहा कि आत्मनिर्भरता बिल्कुल बढ़ाना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी रिसेंट भाषण में इस पे बहुत जोर दिया था कि आने वाला समय कैसा होगा भारत के लिए, कि हमें आत्मनिर्भरता, अपनी जॉब, अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए साइंस का बहुत योगदान रहेगा। तो जो जो कुछ हम सीख रहे हैं इसमें, कि कैसे इंडस्ट्री के साथ कार्य किया जाए और कैसे मिलजुल के कार्य किया जाए, कैसे टाइम बाउंड कार्य किया जाए, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, लक्ष्य के द्वारा कैसे रिसर्च की जाए, तो ये सब चीजें हमारे साथ रहेंगी। और इसके द्वारा जो नया नॉर्मल है साइंस करने का, वो भी उभर कर आएगा। जी, तो विज्ञान पर हमें अपना एनकरेज, अपना फोकस बढ़ाना होगा। और जो चर्चा से ये निकल के आया कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस पर सालों साल हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनके कमर्शलाइजेशन की भी बहुत जरूरत है, उनकी उनको मास स्केल पर प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन की भी जरूरत है। और जब हमारे अंदर काबिलियत है तो क्यों ना उसका उपयोग आम जनता के लिए किया जाए। जी, तो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस स्थिति में उन्हें किस तरह से खुद को तैयार रखना चाहिए और किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए? हाँ, तो इसके जो भी आप उपयोग कर सकें इस समय का, अगर आप बाहर कार्य नहीं कर रहे, तो अच्छे से अच्छा उसका उपयोग करें। उसके जैसे कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसका उपयोग करते हैं, पर जो कुछ आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि 9 to 5 जॉब और जो भी कारण था, भागम भाग, उसका आप अच्छा क्रिएटिव उपयोग कर सकते हैं। और वर्किंग फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो अब पता चला कि वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं है कि हम कम कार्य करें, बल्कि ज़्यादा कार्य हो पा रहा है। तो मैंने तो खुद देखा कि जब हमने मतलब फुल टाइम नहीं जा रहे थे ऑफिस, तब भी हम जितना कार्य पहले होता था उससे भी ज़्यादा कर पा रहे थे। तो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हम लिवरेज करें, उसका उपयोग करें, तो बहुत अच्छी तरह से कार्य घर बैठकर भी किया जा सकता है। अगर फिजिकल कार्य ना हो, किसी और तरह का कार्य हो, तो वो सब अच्छी तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा हमें अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी चाहिए। कई लोग वरीज के अंदर हो जाते हैं, कई लोग स्ट्रेस के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी जब बड़ा चेंज होता है तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। और जब आप वरी करते हैं, फ्यूचर के बारे में पता ना हो, तो वरी चालू हो जाती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमें सोच विचार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना बेस्ट करें उसके बारे में वरी करने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो हम पूरी तरह से अपना कार्य करें, पॉजिटिव रहें। ज़रूर सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा, लेकिन हम इतना उससे इतने परेशान ना हो जाएँ कि जो कार्य हम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।